तो बेटा अभी स्टार्ट करेंगे ऑसिलेशंस। अब ना ये सुन के लगता है यार बहुत ही मुश्किल चैप्टर है। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल आपको लग सकता है क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है फिज़िक्स में, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा उस हिसाब से ही चलना है। और बिलीव करो ऑसिलेशन आपके लिए मजाक बन जाएगा, सच में मजाक। इट विल बी फन फॉर यू। बहुत मजाक किया चैप्टर है, बड़ा आसान चैप्टर है और कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाँ, डिफरेंशिएशन की नॉलेज होनी चाहिए जो मैं आपको दे दूंगा। मैं डिफरेंशिएशन आपको करवा दूंगा, कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं आगे, ठीक है, फ्यूचर में। अच्छा, अब ऑसिलेशंस का इंट्रोडक्शन कैसे चलेगा कि भाई अगर बताओ, अगर सबसे पहले हम बात करें यार इंट्रोडक्शन लेते हैं इसका, है ना, कि व्हाट इज ऑसिलेशन, क्या है ये क्या नहीं है, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑसिलेशन समझते हैं बेटा, ध्यान दो। ऑसिलेशन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ मोशन। क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ, बस समझ गए, इट इज अ टाइप ऑफ मोशन और कुछ भी नहीं है। जैसे हमने बोला कि ये क्या है, एक मोशन है, हमने कहा ये क्या, ये चल रहा है, ये मोशन है। वैसे ऑसिलेशन भी एक मोशन है पर एक अलग टाइप का, एक मजेदार टाइप का है मोशन, जो अभी समझोगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि भाई आप इंट्रोडक्शन दो, क्या ऑसिलेशन कोई बहुत बड़ी चीज है, क्या कोई नई चीज है, क्या कोई अलग चीज है, तो हम बोलेंगे नहीं, ऑसिलेशन इज नॉट अ न्यू थिंग, ऑसिलेशन इज नॉट अ, इट इज सिंपल अ मोशन। क्या है? एक टाइप्स ऑफ मोशन है, तो लिख देते इट इज अ टाइप ऑफ मोशन ओनली, इट इज अ टाइप ऑफ मोशन, इट इज अ टाइप ऑफ मोशन, इट इज अ टाइप ऑफ मोशन। क्या बात समझ में आ रहा है? इट इज अ टाइप ऑफ मोशन। आप बोलोगे सर ठीक है टाइप ऑफ मोशन है, पर कौन सा टाइप ऑफ मोशन है, कौन सा टाइप ऑफ? तो थोड़ा मोशन के बारे में डिटेल कर लेते हैं बात, ठीक है ना। तो मोशन के बारे में हल्का सा डिटेल हम लेंगे, ठीक है। तो चलो मोशन के लिए डिटेल लेते हैं। तो मोशन को समझते हैं एक बार थोड़ा सा। मोशन, मैंने बोला इट इज अ टाइप ऑफ मोशन, तो मोशन के टाइप्स की बात करते हैं। देखो जनरली मोशन को डिफाइन किया गया ऐसे करके कि भाई एक मोशन होगा आपका नॉन पीरियोडिक। कैसा होगा? नॉन पीरियोडिक। आप बोलोगे सर ये पीरियोडिक चीज क्या है, ये पीरियोडिक वर्ड का मतलब क्या है? ध्यान रखना, जब भी किसी भी टाइम पर, कहीं पर भी, आम लाइफ पर या फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कभी भी ये बात आ जाए पीरियोडिक, क्या आ जाए पीरियोडिक, तो आप समझ जाना मतलब क्या है। देखो पीरियोडिक का मतलब होता है रिपीटेशन, क्या बोल रहा हूं मैं, रिपीटेशन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम। मैंने बहुत सिंपल भाषा में बोला है, रिपीटेशन आफ्टर सम टाइम, रिपीटेशन आफ्टर सम। जैसे मैथ का पीरियड, क्या बोल रहा हूं मैं, मैथ का पीरियड, देखो पीरियड बढ़ा गया, पीरियड, पीरियोडिक पीरियड आ गया। मैथ का पीरियड डेली आपके स्कूल में मान लो बाई चांस 10 बजे लगता है, कितने बजे लगता है? तो आज 10 बजे लगा, फिर 24 घंटे बाद दोबारा 10 बजे, फिर 24 घंटे बाद दोबारा 10 बजे, तभी तो हम बोलते हैं कि मैथ्स का पीरियड आ गया। मैथ्स का क्या आ गया? पीरियड। तो पीरियोडिक वर्ड कब आता है? जब रिपीटेशन हो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम फिक्स टाइम के बाद अगर रिपीटेशन होता है तो वर्ड यूज करते हैं पीरियोडिक। क्या यूज करते हैं? पीरियोडिक। बात समझ में आ गया? जैसे तो पीरियोडिक का मतलब समझ में आ गया ना। नॉन पीरियोडिक में क्या होगा? नॉन पीरियोडिक में क्या होगा बेटा? अभी हम मोशन की बात कर रहे हैं, ऑसिलेशन को हमने छुआ भी नहीं है। हमने बोला, हाँ समझो, हमने बोला नॉन पीरियोडिक। हमने क्या बोला? जो रिपीट ना करे, कुछ समय बाद रिपीट ना हो, तो उसको बोलेंगे हम नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक, क्या बात समझ पा रहे हो? अच्छा, तो नॉन पीरियोडिक मोशन कैसे है? सिंपल, जैसे मैंने बोला कि मान लो एक बंदा है, वो बंदा यहां से यहां चला गया, कहीं गया, मान लो गया ना, चला गया ना, ठीक है, वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, वो दोबारा यहाँ लौट के नहीं आ रहा है, दोबारा यहाँ लौट के नहीं, तो हम बोलेंगे भाई वो नॉन पीरियोडिक मोशन है। कैसा मोशन है? नॉन पीरियोडिक मोशन। अब बात करते हैं बेटा, मोशन में दो टाइप बताए मैंने आपको सिंपली, नॉन पीरियोडिक और दूसरा हो जाता है हमारा पीरियोडिक। कैसा हो जाएगा? पीरियोडिक। अब बात को समझना, नॉन पीरियोडिक और पीरियोडिक, ठीक है, ध्यान से समझना। अभी हम मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, पीरियोडिक में क्या सीन है? तो पीरियोडिक में रिपीट होगा। क्या होगा? आफ्टर सम टाइम रिपीट होगा, आफ्टर सम टाइम रिपीट होगा। देखो अभी मोशन को ही समझ रहे हैं, हमने क्या बोला अभी? नॉन पीरियोडिक एंड पीरियोडिक। इसमें क्या होगा? रिपीटेशन। क्या होगा? रिपीटेशन, ठीक है। जैसे कि आपके पापा अगर ऑफिस जाते हैं या आप स्कूल जाते हो, या आप स्कूल, तो वो पीरियोडिक मोशन कर रहे हैं। देखो कैसे, पापा को पता है कि 7 बजे घर से निकलना है, या फिर 8 बजे डेली ऑफिस पहुंचना है, 8 बजे डेली ऑफिस, तो डेली 24 घंटे बाद 8 बजे ऑफिस पहुंचेंगे, 24 घंटे बाद 8 बजे ऑफिस पहुंचेंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मानता हूं, लेकिन आइडियल केस ले तो 8 बजे का मतलब वो 8 बजे ही कहां पहुंचेंगे? तो हम बोलेंगे भाई ये पीरियोडिक मोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप अपने आसपास देख लो, आपको जनरली मोशन दो तरह का ही दिखाई देगा, या तो नॉन पीरियोडिक या तो पीरियोडिक। आप आंख बंद करो और सोचो किसी भी चीज को,
आपको पीरियोडिक या फिर नॉन पीरियोडिक? सूरज के चारों तरफ अर्थ, कैसा मोशन? पीरियोडिक। क्या 365 दिन बाद लौटेगा? अर्थ का घूमना हर 24 घंटे में, पीरियोडिक। चांद का घूमना अर्थ के अराउंड, पीरियोडिक। समझ पा रहे मेरी बात को? सर्कल में घूमना किसी बंदे का, पीरियोडिक। यानी कि हमारे पास अगर हम एज्यूम करें, आंखों को बंद करके समझे, तो या तो पीरियोडिक मिलेगा या तो नॉन पीरियोडिक। क्या बात समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी में हम किससे डील करते हैं? पीरियोडिक से। तुम ट्यूशन आए, घर जाओगे, फिर अगले दिन शाम को जो क्लास का टाइम होगा उसमें ट्यूशन आओगे, फिर घर जाओगे, फिर ट्यूशन आओगे, घर जाओगे, तो आप क्या कौन सा मोशन कर रहे हो? पीरियोडिक मोशन। तो जनरली हम पीरियोडिक मोशन को ही करते हैं। किसको करते हैं हम? पीरियोडिक मोशन को। क्या बात समझ में आ रहा है आपको? तो हमने बोला भाई मोशन जनरली दो टाइप के होंगे, ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ मैं। एक हम पढ़ेंगे पीरियोडिक और एक नॉन पीरियोडिक, एक पढ़ेंगे पीरियोडिक। क्या बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अच्छा, अब हमने बोला देखो भाई, हम काम की बात पर आ गए और हमने बोला देखो भाई कि जो ऑसिलेशन है वो एक टाइप ऑफ मोशन है। टाइप ऑफ मोशन। तो किस टाइप ऑफ मोशन? चलो ऑसिलेशन के बारे में थोड़ा बहुत तो सब जानते ही होंगे। क्या होता है ऑसिलेशन? कि मान लो एक पेंडुलम को लटकाया, पेंडुलम को लटकाया और ये उसका मीन मतलब एक पोजीशन है ये वाला। अब यहाँ से मैंने इसको उठा के यहाँ पर कर दिया, यहाँ पे कर दिया। अब दोबारा ऐसे ऐसे करेगा, ये क्या ये ऐसे ऐसे करेगा? हाँ कर रहा है। तो क्या ये अपने इसी पोजीशन को जहाँ से हमने छोड़ा था, जहाँ से हम इसको ले जाके छोड़ देते हैं, क्या उसको रिपीट करता है? हाँ। क्या वो रिपीट करता है? हाँ। कुछ टाइम बाद उसको रिपीट करता है और हम बोलते हैं भाई ये तो ऑसिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है? तो मैं बोलूँ ऑसिलेशन एक मोशन है। एक मोशन किस प्रकार का? तो आप बोलोगे पीरियोडिक। आप क्या बोलोगे? तो ऑसिलेशन इज सिंपल अ मोशन। और कैसा मोशन होगा वो? पीरियोडिक। इसमें पार्टिकल अपने पोजीशन को रिपीट करता है, पोजीशन को रिपीट करता है। क्या बात समझ पा रहे बात को? अपने इनिशियल पोजीशन पे दोबारा आता है, दोबारा आता है। तो हम बोलेंगे भाई ठीक है, हम पूरी तरह समझ गए हैं ऑसिलेशन क्या है। अगर मैं सबको कंबाइन करूं और एक लाइन में कंबाइन करूं और बोलूं भाई व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ द डेफिनेशन, या क्या आप बोलना चाहोगे ऑसिलेशन के बारे में, क्या मुझे समझना चाहिए, क्या मुझे अपने बुद्धि में डालना चाहिए इसके लिए, तो एक ही लाइन कि इट इज़ अ सिंपल motion. It is a simple motion in which particle repeats itself after a repeat itself नहीं, repeat its what motion after some time. यानी कि it is a motion which is periodic, which is क्या बात समझ में आ गया? हाँ, इसकी खास बात भी है। इसकी खास बात क्या है थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। अभी ऊपर ऊपर से बात किया हमने, देखो समझो क्या। अब छोटी छोटी सी बातें हम डिटेल में करेंगे। पहले अभी मैंने क्या बोल दिया कि ये पीरियोडिक नेचर का होता है। कैसा होता है? ऑसिलेशन पीरियोडिक नेचर का होता है और मोशन है ये पीरियोडिक नेचर का, पीरियोडिक नेचर का। और पीरियोडिक का मतलब मैंने बता दिया आपको। क्या सारी बात हो गई? तो चलिए आप इसको पहले ये कहाँ पे लिखा हमने आगे? ओके, इसको आप नोट करेंगे सबसे पहले तो यही नोट करो कि मोशन क्या है। उसके बाद आप लिखना ऑसिलेशन, फिर इट इज अ टाइप ऑफ मोशन विच इज पीरियोडिक, विच इज पीरियोडिक। आप तो मेरे प्यारे बच्चों अभी तक हमने ना ऑसिलेशन की झलक ली है। अगर मैं आपसे बात करूं तो ऑसिलेशन के बारे में हम बहुत डिटेल में नहीं गए, डेफिनेशन अधूरी है, पर धीरे धीरे हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ना देखो समझो, इस चैप्टर को पढ़ने का एक पर्टिकुलर तरीका है। पहले मैंने आपको बताया कि ऑसिलेशन से डरना नहीं है। ऑसिलेशन बहुत ही सिंपल एक टाइप ऑफ मोशन है जो क्या करता है? पीरियोडिक इन नेचर होता है। पीरियोडिक इन नेचर मतलब वो रिपीट करेगा, रिपीट वो, पर रिपीट करने का तरीका अलग होता है इसका। रिपीट करने का तरीका इसका अलग होता है, जिससे ये हल्का सा पीरियोडिक मोशन से अलग होता है। मतलब पीरियोडिक मोशन तो है, पर और भी ऐसे मोशन है जो पीरियोडिक है पर वो ऑसिलेटरी नहीं है। अभी मैं बताता हूँ, रुको अभी समझोगे। देखो कुछ बातें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, समझना। मैं दो चीज़ें लिखूंगा आपको समझाने के लिए। पहला लिख रहा हूँ यहाँ पर पीरियोडिक मोशन, समझना पीरियोडिक मोशन। क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर? पीरियोडिक मोशन। ध्यान दो सारे, मैंने लिखा पीरियोडिक मोशन। मैं कह रहा हूँ बेटा ध्यान दो, बिल्कुल फोकस होकर पढ़ाई करो, कोई बात नहीं करेगा बिल्कुल भी। मैंने लिखा पीरियोडिक मोशन और यहाँ लिखता हूँ मैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन अगर मैं आपको बताऊँ तो दोनों में एक माइनर सा फर्क है और कोई फर्क नहीं। मैंने बोला पीरियोडिक मोशन, मैंने बोला ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक है क्या? हाँ, ये पीरियोडिक नेचर का है। क्या बोल रहा हूँ मैं? पीरियोडिक नेचर का तो है भाई, ये पीरियोडिक नेचर का है, नेचर का है। तो आपने फिर दोनों को अलग अलग क्यों लिखा? जब दोनों एक ही बात है तो अलग अलग क्यों लिखा? वो समझते हैं, वो समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने बोला देखो
पीरियोडिक मोशन में एक ही कंडीशन कौन सी है कि भाई देखो एक बंदा यहाँ से स्टार्ट हुआ, गया 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 यहीं पर लौट आया, यहीं पर, और ये काम तो हर कोई कर रहा है। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन, जो अभी तक आप जानते हो, आप यही मानते हो ना अब तक कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो कौन सा मोशन? पीरियोडिक। पीरियोडिक। सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स पीरियोडिक, अर्थ के अराउंड मून पीरियोडिक, चल रहा है पीरियोडिक। लेकिन अब कहानी को समझना, इस कहानी को समझो। देखो पीरियोडिक मैंने इसको बोल दिया, पीरियोडिक इसको, पर ऑसिलेटरी में क्या होता है समझना इस चीज़ को। ऑसिलेटरी में पेंडुलम का एग्जांपल लो, आप समझ पाओगे। ये पेंडुलम है, क्या ये? पेंडुलम। और इसको मैंने यहाँ पे ले जाके छोड़ दिया, यहाँ पे ले जाके, तो आप क्या देखोगे? देखना, ये यूँ गया, फिर यूँ आया, फिर ये यूँ गया, फिर यूँ आया, फिर यूँ गया और यूँ आया। तो ये भी एक टाइम पर रिपीट कर रहा है, यानी कि ये पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, पर दोनों में सबसे बड़ा फर्क, ये कैसे जा रहा है? एक ही डायरेक्शन में चलता जा रहा है, ऐसे। ये रिपीट ऐसे कर रहा है कि पीछे नहीं मुड़ रहा, ये रिपीट ऐसे कर रहा है कि पीछे नहीं मुड़ रहा, पर ये रिपीट ऐसे कर रहा है कि इसको पीछे आना पड़ता है। इसको बोलते हैं हम टू एंड फ्रो, मतलब टू से फ्रॉम, फ्रॉम से टू, बोलते हैं ना, टू से फ्रॉम, फ्रॉम से टू, टू से फ्रॉम, फ्रॉम से टू। तो टू एंड फ्रो क्या कर रहा है यहाँ पर? टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। तो दोनों में फर्क समझ में आया? क्या ये पीरियोडिक है? हाँ। रिपीट करना पीरियोडिक। क्या ये पीरियोडिक है? हाँ, ये भी पीरियोडिक है, पर फर्क क्या है दोनों में? ये बंदा, ये जो चीज है वो एक तरफ, पर इसमें क्या है? टू एंड फ्रो। इसमें सिर्फ क्या है? इसमें है, सुनो सुनो, इसमें है कि भाई टू से फ्रॉम, सिर्फ टू से फ्रॉम, टू से फ्रॉम, या फ्रॉम, समझ में? इसमें क्या है? टू से फ्रॉम, फ्रॉम से टू, टू से फ्रॉम, फ्रॉम से टू। तो इन यही फर्क है मेन। क्या आपको क्लियरिटी है कि व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन? तो यहां से अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन क्या है बेटा? पहला क्वेश्चन, क्या ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक है? क्या ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, क्या ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक है? बात समझना, पीरियोडिक है। तो आप बोलोगे जी सर हाँ है। आप क्या बोलोगे? हाँ। वो तो मैं बता चुका आपको कि हाँ भाई ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक है। आप बोलोगे यस। क्या बोलोगे? यस। आप बोलोगे यस। अब मैं दूसरा क्वेश्चन डाल दूंगा, ऐसी क्वेश्चन डाल दूंगा कि अब बताओ बेटा, क्या पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी है? क्या पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी है? क्या पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी है? तो आप बोलोगे सर नहीं। ऑसिलेटरी है? तो आप बोलोगे सर नो। क्या बोलोगे? नो। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि सारे, क्या बोल रहा हूं मैं, सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी होते हैं। सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी होते हैं? नहीं। क्या निकला कंक्लूजन? कि सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होते हैं, पर सारे पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं होते। क्या बात समझ में आ गया? ओके गुड। तो यहां पर क्या हो जाएगा देखो समझना। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है ऑल ऑसिलेटरी, क्या? ऑल ऑसिलेटरी, ऑल ऑसिलेटरी इज पीरियोडिक, इज पीरियोडिक, बट ऑल पीरियोडिक, ऑल पीरियोडिक इज नॉट ऑसिलेटरी। क्या बात समझ में आ गया? ठीक है ना, स्पेलिंग मिस्टेक को मैं ऐसे कुछ नहीं मानता। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो यहाँ तक आप नोट करोगे, फिर इंडिविजुअल इनके एग्जांपल्स लिखेंगे हम बहुत सारे। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ पीरियोडिक, जो रिपीट करे आफ्टर इंटरवल, सम इंटरवल ऑफ टाइम, बट उसकी डायरेक्शन ना बदले। बट अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा है क्लॉक वाइज, तो एंटी क्लॉक वाइज नहीं जाएगा। पर इसमें क्या है, अगर पार्टिकल आगे गया तो पीछे भी जाएगा, पीछे गया तो आगे भी जाएगा। किसके अंदर बात कर रहे हैं? ऑसिलेटरी मोशन के बारे में। अब आप एग्ज़ाम में लिखने, जैसे कि बोर्ड्स एग्ज़ाम दोगे आप लोग, या 11th के एग्ज़ाम्स दोगे, तो आपको लिखना भी आना चाहिए ना। तो फिर कैसे कैसे लिखवाना है? तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पीरियोडिक मोशन। अब इस प्रकार से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले लिखिए पीरियोडिक मोशन, मैं बोलूँगा आप लिखेंगे। ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन, मेन हेडिंग रहेगा पीरियोडिक मोशन। और एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन कि व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो उसके आगे स्टार्ट करते, तो लिखिए पीरियोडिक मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन, पीरियोडिक मोशन is a type of motion in which periodic motion is a type of motion in which particle
particle repeats the motion, repeats the motion, repeats the motion, motion over, repeat the motion over and over again, over and over again, over and over again, again after a regular interval of time, after a regular interval of time, after a regular interval of time. ठीक है ना, क्या बात समझ में आ गया? तो देखो इसके कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे, एग्जांपल्स लिखेंगे बेटा, अभी एग्जांपल लिखिए फटाफट, ध्यान दो इधर, एग्जांपल्स फटाफट एग्जांपल लिखते हैं बेटा पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल। तो सर्कुलर मोशन, कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन क्या रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम रिपीट होगा? हाँ जी। दूसरा एग्जांपल लिखेंगे बेटा, ये हमारा सन है, क्या है हमारा? सन। बेटा हमारा बेटा नहीं बेटा, ये सन है, सन यानी सूरज, क्या है? सूरज। सूरज के अराउंड हमारे जो प्लैनेट्स है, तो समझ में आ गया। दूसरा अर्थ का पीरियड 24 घंटा, जो अर्थ घूमता है ना, दिन रात होता है, दिन रात 24 आवर्स, ठीक है। अगला एग्जांपल मून का घूमना, किसका घूमना? मून, मून यानी चांद, चांद का घूमना अराउंड द अर्थ, ये चांद है जो घूम रहा है अराउंड द अर्थ, ठीक है। बात समझ पा रहे हो? तो ये सारे कैसे है? पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। क्या और एग्जांपल हम निकाल सकते हैं? हाँ जी, आपके पापा का ऑफिस, समझ पा रहे मेरी बात को? पापा को ऑफिस जाना है ना, ट्यूशन से घर जाना, तो बहुत सारे एग्जांपल होते हैं पीरियोडिक मोशन के। इस प्रकार से बेटा पीरियोडिक मोशन का हमने डेफिनेशन देख लिया, डेफिनेशन देख लिया। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, देखो ध्यान दो, एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है बेटा यहाँ पर, फटाफट वेरी फास्ट। एक्स्ट्रा पॉइंट ये है, ध्यान दो ध्यान दो, ये जो यहाँ पर पार्टिकल था सर्कुलर मोशन में, ए पर पार्टिकल था, और पार्टिकल घूमने के बाद लौट के ए पर ही आया, ए पर ही आया, तो बोला पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड, क्या बोलते हैं? बात समझ में आ गया? तो इसको पीरियड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पीरियड, या फिर टाइम पीरियड, प्रॉपर टाइम पीरियड। क्या बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो हम लिखेंगे द टाइम आफ्टर विच, टॉपिक का नाम लिखेंगे द, या नोट करके लिखेंगे, नोट करके NOT, द टाइम आफ्टर विच, द टाइम आफ्टर विच पार्टिकल, द टाइम आफ्टर विच पार्टिकल repeats its motion, repeats its motion is called time period, is called time period और simply period। कितने टाइम बाद वो रिपीट करेगा उसको बोलेंगे टाइम पीरियड या फिर पीरियड। क्या बात समझ में आती है? क्या क्लियरिटी से समझ में आती है सारी बात? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो ये आप नोट करेंगे, ठीक है। तो टाइम पीरियड का डेफिनेशन बता दिया मैंने, ठीक है, नोट करेंगे इसे। द टाइम आफ्टर विच पार्टिकल repeats its motion, the time after which the particle repeats its motion is called time period। बेटा पीरियोडिक मोशन का ज्ञान आ चुका है हमें, एग्जांपल्स आ चुका है, टाइम पीरियड पता लग गया, द टाइम आफ्टर विच पार्टिकल रिपीट्स इट्स मोशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। बहुत सिंपल सी बात है। अब क्या बात करनी है? अब बात करनी बेटा, अगला टॉपिक क्या होने वाला समझ गए आप? एक तरह से ऑसिलेटरी का ज्ञान ले लिया हमने, पीरियोडिक का ज्ञान लेंगे अब एक साथ। लिखो टॉपिक का नाम पीरियोडिक, नहीं पीरियोडिक का ले लिया, ऑसिलेटरी का। तो लिखो ऑसिलेटरी मोशन में डेफिनेशंस लिखो, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन में डेफिनेशन लिखेंगे फटाफट, ठीक है। तो लिखो इट इज़ अ टाइप ऑफ मोशन, इट इज़ अ टाइप ऑफ मोशन, इट इज़ अ टाइप ऑफ मोशन इन विच पार्टिकल, टाइप ऑफ मोशन in which particle moves, in which particle moves, in which particle motion, in which particle moves, ठीक है, टू एंड फ्रो, या इसी को बोलते हैं बैक एंड फ्रोथ, ठीक है ना, बैक एंड फ्रोथ, ये जो भी है फोर्थ बोलते होंगे, हाँ ठीक है, बैक एंड फोर्थ अबाउट अ फिक्स पोजिशन, अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। अब बोलोगे सर ये फिक्स पोजीशन वाली वर्ड क्या है? समझते देखो, फिक्स पोजीशन को हम क्या बोलेंगे समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान दो पहले इधर, बाद में डेफिनेशन लिख लेना, कोई बात नहीं। देखो ये तो बड़ा आसान डेफिनेशन है। देखो ये इसका फिक्स पोजीशन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको? फिक्स पोजीशन। तो इसको बोलेंगे मीन पोजीशन, क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। क्या बोला हमने इसको? मीन पोजीशन।
अब होगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, जब इसको ऑसिलेट कराओगे तो देखना इसी पॉइंट के अबाउट वो आगे पीछे होगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो फिक्स पॉइंट के अबाउट बैक एंड फ्रोथ, फिक्स पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो, कुछ भी बोल लो, उसी को बोलेंगे हम ऑसिलेटरी मोशन। क्या बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखो, अगर ये इनके कुछ नाम रखे गए हैं, अगर ये मीन पोजीशन है, क्या ये मीन पोजीशन, तो बेटा अब हमने पेंडुलम को धक्का मारा तो सबसे आगे कहाँ तक जा पाएगा? यहाँ तक जा पाएगा। या हमने ऑसिलेशन करते देखा तो कितनी दूर तक जा पा रहा है, कितनी दूर तक, तो उसको बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलेंगे? तो ये वाला कहलाएगा हमारा एक्सट्रीम पोजीशन। क्या कहलाएगा? एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बात समझ में आती है सबको? और सेम ये वाला भी क्या होगा फिर? एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू कि भाई ऑसिलेटरी मोशन किसको बोलेंगे, और एग्जाम में एक्सप्लेन करने को आया तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। एग्जाम में सिंपल डेफिनेशन लिखोगे, इट इज़ अ टाइप ऑफ मोशन इन विच पार्टिकल मूव, मूवर लिख दिया मैंने, यहाँ मूव्स होगा, पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ अबाउट अ फिक्स पोजीशन। और ध्यान रखना, इसको बोलेंगे, फिक्स पोजीशन का नाम क्या है बेटा? फिक्स पोजीशन का नाम है मीन पोजीशन। उस फिक्स पोजीशन को हम बोलते हैं मीन पोजीशन मेरे प्यारे बच्चों। और जहां तक वो जा सकता है, द मैक्सिमम वैल्यू, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल से जा रहा है ना, एंगल से, विच इट कैन कवर इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन। कितना दूर तक ये जा पा रहा है, कितना दूर तक ये, ठीक है। तो ये नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, क्या ऑसिलेटरी मोशन का फील आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है। दो नए टर्म भी सीख लिए, एक्सट्रीम पोजीशन एंड मीन पोजीशन। अब कहानी को आगे बढ़ाएंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ, प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट एग्जाम्पल। देखो, क्यूट एग्जाम्पल भी होते हैं क्या? हाँ देखो, सबसे क्यूट एग्जाम्पल ये वाला है जो हम लोगों ने हमेशा देखा है, बाइक के अंदर देखा है। बाइक के अंदर अगर स्प्रिंग के साथ कुछ जोड़ दे, हम स्प्रिंग के साथ कुछ भी, और उसको ऐसे खींच दो और छोड़ दो, कैसे कर रहा है वो? अगर मैं इसको मान लूँ मीन पोजीशन, क्या मान लूँ? मीन पोजीशन, तो क्या मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे ऐसे करेगा वो? अरे करेगा ना। तो अगर वो मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे ऐसे कर रहा है तो वो ऑसिलेट कर रहा है, और उसको बोलेंगे हम ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलेंगे? क्या बात समझ में आ गया? तो इट इज द एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। अगर आप चाहो तो उसको दबा दो, स्प्रिंग को, स्प्रिंग को अगर मैं स्प्रिंग को दबा भी दूं तब भी छोड़ने के बाद, फोर्स हटाने के बाद वो ऑसिलेट करेगा, तो वो भी क्या हो गया? ऑसिलेटरी मोशन। क्या बात समझ पा रहे हो? क्या टू एंड फ्रो कर रहा है? टू फ्रो, टू फ्रो, फ्रो टू, टू फ्रो, ठीक है, एक रैप बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, ध्यान दो, अगला एग्जांपल देखो बेटा, प्यारा एग्जांपल समझो। यहाँ पर नदी है, क्या है यहाँ पर? नदी। अब इस नदी के ऊपर आपने कुछ भी वुडन ब्लॉक रख दिया, वुडन ब्लॉक, क्या रखा आपने? वुडन ब्लॉक, और उसको ऐसे दबा के छोड़ दो, दबा के ऑसिलेट करेगा ना? ऑसिलेट, अरे नहीं करेगा क्या? तो ये भी क्या हो गया? ऑसिलेशन। तो वाटर के अंदर, क्या बोल रहा हूं मैं? वाटर के अंदर अगर किसी ऑब्जेक्ट को, लाइक वुडन ब्लॉक जो तैर सके, उसको डाल के अगर छोड़ दोगे तो ऑसिलेट करेगा। क्या करेगा वो? क्या बात समझ में आ रहा है? तो ये भी ऑसिलेशन है। और क्या क्या प्यारे प्यारे एग्जाम्पल है हमारे पास, क्यूट क्यूट एग्जाम्पल। देखो बेटा, अगला एग्जाम्पल समझते हैं। अरे ध्यान दो, अगला एग्जाम्पल है कि मान लो एक ऐसे करके ट्यूब है, ट्यूब दिख रहा है, ऐसे ट्यूब बना सकते हैं ना हम लोग। अरे साइकिल का वो ले लो यार, ट्यूब ले लो, ऐसे कर दो, उसको बन जाएगा। इसमें डाल दो पानी, का डाल दो, पानी डाल दो, और यहाँ से तुम उस पानी को कंप्रेस कर दो, किसी चीज़ से कंप्रेस कर दो और उसको फिक्स रखो। देखो पानी होगा नहीं होगा? अरे ऑसिलेटरी मोशन होगा नहीं होगा? अरे होगा भाई, ऑसिलेटरी मोशन होगा। तुम ठीक है ठीक है ठीक है, अरे बढ़िया तो लग रहा है, ऑसिलेटरी मोशन है। आगे देखो, आगे देखो, और क्या एग्जाम्पल होंगे? और सुनो, अब पेंडुलम का बेस्ट एग्जाम्पल, पेंडुलम। क्या? पेंडुलम को जब आप यहाँ पे ले जा, ऐसे फोर्स लगा के यहाँ पे ले जाओ, छोड़ दो, तो वो ऑसिलेट करेगा। पेंडुलम क्या हो गया? पेंडुलम, पेंडुलम हो गया। वाटर इन अ ट्यूब, वाटर इन अ ट्यूब व्हेन कंप्रेस्ड
वाटर इन अ यू ट्यूब बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, यू ट्यूब। व्हेन कंप्रेस्ड बाई वन साइड, कंप्रेस्ड बाई वन साइड, बेटा कोई बात नहीं करेगा, कंप्रेस्ड बाई वन साइड, तो वो भी क्या करता है, ऑसिलेट। पेंडुलम भी ऑसिलेट करता है। वुडन को भी कंप्रेस कर देंगे तो ऑसिलेट करेगा, छोड़ने के बाद कंप्रेस्ड एंड रिलीज्ड, कंप्रेस्ड एंड रिलीज्ड, तो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। इसको भी क्या कर देंगे हम, कंप्रेस करके रिलीज कर देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑसिलेट। तो ये बहुत सारे एग्जांपल हमने किए ऑसिलेशन के, और भी आप बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो अपने आसपास अपने जीवन में। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। बहुत सारे लाखों एग्जांपल हो सकते हैं। अभी जो भी हमें 3-4 याद आ रहा है या जो भी मैं बताना चाहता हूँ आपको, 2-3 वो मैंने आपको बता दिया। कोई दिक्कत किसी को समझने में? क्या एग्जांपल्स अगर बोले कोई लिखो ऑसिलेटरी मोशन के लिख लोगे? कोई दिक्कत आएगी किसी को? नहीं। ओके, तो नोट करो। देखो बेटा, अभी आपने क्या सीखा, ठीक है, जो भी सीखा सीख लिया, अब बात नहीं करेंगे। अब छोटी छोटी बातों को समझना कि देखो जो भी चैप्टर हम पढ़ते हैं उसमें नामकरण होता है, नामकरण। फ्यूचर में बोलूँगा मैं फ्रीक्वेंसी, तुम हिल गए। फ्रीक्वेंसी सुना है पर फील नहीं है, फ्रीक्वेंसी सुना है पर फील नहीं है। मैं बोलूँगा टाइम पीरियड, सुना है पर फील नहीं है। मैं बोलूँगा डिस्प्लेसमेंट, सुना है पर फील हो सकता है, फील नहीं भी हो सकता है। तो अभी हम नेमिंग करेंगे इस चैप्टर में, कुछ नाम को जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जानेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स को जानेंगे इस चैप्टर में फटाफट। तो लिखते हैं बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स। इसके बिना चैप्टर अधूरा है, इसके बिना चैप्टर अधूरा। तो फटाफट टर्म्स को फटाफट पढ़ते हैं, ठीक है। क्या क्या हमें पढ़ना है? पहला पढ़ना है टाइम पीरियड। क्या पढ़ना है बेटा? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। क्या इसकी डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं? इट इज अ टाइम आफ्टर विच पार्टिकल रिपीट्स इट्स मोशन, रिपीट्स इट्स, बात समझ में आ गया? कितनी देर बाद पार्टिकल मोशन को रिपीट करेगा उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड। तो क्या बोलते हैं? क्या बात समझ में आ रहा है? अब देखो छोटी सी बात समझना, जैसे मैंने बोला देखो पार्टिकल ए से ए पर ही लौटा, ए पर ही लौटा, तो ए टू ए, और टाइम लगा उसको मान लो, जो टाइम लगा टाइम वो 40 सेकेंड। कितना लगा? तो व्हाट इज टाइम पीरियड? 40। व्हाट इज टाइम पीरियड? 40। कि ए से ए लौटने में कितना टाइम लगेगा, वही क्या है हमारा टाइम पीरियड। तो एग्जांपल हमने लिया 40 सेकंड। क्या लिया? 40 सेकंड। सेकंड टर्म क्या है बेटा? सेकंड है फ्रीक्वेंसी। क्या है? और मैं बोल रहा हूँ बेटा फ्रीक्वेंसी की फील बड़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी की फील बहुत। हम यहाँ पर ऐसा यूनिट में बात करेंगे, यानी सेकंड वाला चीज़ यूज़ करेंगे। देखो समझो, फ्रीक्वेंसी का फील लेते हैं, फ्रीक्वेंसी का फील। ध्यान दो बेटा, फ्रीक्वेंसी का फील क्या है? तो हमने बोला देखो भाई समझ रहा, इसको हमने ऐसे डिफाइन किया, हमने बोला नंबर ऑफ क्या? रिपीटेशन, नंबर ऑफ रिपीटेशन। अभी रिपीटेशन लिख रहा हूं मैं, इसको ऑसिलेशन भी बोल सकते हैं हम। नंबर ऑफ रिपीटेशन इन 1 सेकेंड, इन 1 इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मैंने अगर सेकंड लिया है तो सेकंड लिख रहे हो, कोई मिनट लेगा तो पर मिनट, कोई घंटा लेगा तो पर आवर। तो इट इज अ नंबर ऑफ रिपीटेशन, नंबर ऑफ कितने ऑसिलेशन कर रहा है, कितनी बार रिपीट कर रहा है, कितनी बार, कितने चक्कर काट रहा है। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन भी बोलते हैं इसको ना, ठीक है ना, रेवोल्यूशन, ठीक है ना, जो भी बोलते हो। तो नंबर ऑफ रिपीटेशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ रिपीटेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या है? 1 सेकेंड में कितनी बार रिपीट कर पा रहा है। क्या बोला मैंने? 1 सेकेंड में कितनी बार रिपीट कर पा रहा है। मैंने 1 सेकेंड में 500 बार रिपीट किया। कितनी बार? मतलब मैं 1 सेकेंड में यूं गया और 500 बार आ गया, 500 बार रिपीट किया मोशन को, तो मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 500। तो मतलब 1 सेकेंड में कितने चक्कर काटने वाले हो, वही कहलाती है फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा देखो एक सर्कुलर मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन। और यहाँ पर एक पार्टिकल है, एक बंदा है, कोई भी बंदा है ए, और वो बहुत तेजी से 1 सेकेंड में, कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में उसने 600 चक्कर काटे। कितने चक्कर? तो 600 चक्कर उसके क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी। 600 इज व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। क्या बात समझ में आ गया? तो नंबर ऑफ चक्कर पर सेकंड, नंबर ऑफ चक्कर इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हमने इसको कैसे डिफाइन किया, हमने इसका फॉर्मूला कैसे बनाया? हमने बोला भाई फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बनाओगे आप? तो हमने बोला फ्रीक्वेंसी जो होगा वो 1 टाइम पीरियड। क्यों? इसको ड्राइव करके देख लो, ड्राइव कर लो। आप ऐसा बोलो देखो 1 लाख चक्कर कटे 600 मिनट में। क्या बोला मैंने? 600 मिनट में, या 600 सेकंड ले लो, समझना, ड्राइव कर रहे हैं हम। 600 सेकंड में 1 लाख चक्कर, या 600 सेकंड में 1 लाख या 10,000 ले लो, 10,000 चक्कर, 10,000 चक्कर, यानी 600 सेकंड में 10,000 बार घूमेगा, 10,000 बार घूमेगा। तो 1 सेकंड में कितनी बार?
1 सेकंड में क्या करोगे इसको? 10,000 बाई 600, तो आपने टोटल टाइम से डिवाइड किया ना। समझ में आ रहा है एक बात? तो हम अब दोबारा समझते हैं इसी फॉर्मूले को। अगर ड्राइव करना है मुझे तो देखो, हमने कहा कि मान लो, हमने बोला मान लो, समझना चीज को, कि एक टी में, क्या बोला मैंने, ध्यान दो, अगर टाइम है टी सेकंड, कितने सेकंड है? टाइम है टी सेकंड, कितने सेकंड है? तो टी सेकंड में लगा, ये क्या टाइम पीरियड है ना, टी सेकंड में कितना चक्कर? एक चक्कर, एक चक्कर, क्या बोला मैंने? एक चक्कर। आप समझा? टी सेकंड में एक चक्कर, तो एक सेकंड में कितने? 1/t। और एक सेकंड में जितने चक्कर लगेंगे वही क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? तो एक देखो, टी सेकंड में माना एक चक्कर, हमने बोला यहां से यहां तक टी सेकंड में लगता है एक चक्कर, कितना लगता है? तो एक सेकंड में कितना? 1/t। एक सेकंड में 1/t, तो ये फ्रीक्वेंसी होगा। क्या हो गया ये? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बनाया हमने? तो हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनाया, देखो समझना, हमने बोला जो फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, 1 कि देखो अगर आपको टी सेकंड लगता है एक चक्कर में, कितने चक्कर में? टी सेकंड में एक चक्कर, तो एक सेकंड में 1/t चक्कर, 1/t चक्कर, तो वही तो, अगर एक सेकंड में 1/t चक्कर, तो वही तो फ्रीक्वेंसी होगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ चक्कर पर सेकंड, नंबर ऑफ चक्कर। क्या बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? पक्का पक्का? तो इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन देखी हमने। फ्रीक्वेंसी का फील क्या है? कोई पार्टिकल, कोई बंदा, कोई इंसान, कोई भी चीज एक सेकंड में कितने चक्कर मारेगा। अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट की बात समझ में आ गया? अच्छा, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? 1/t, 1/t। ये मैंने बताया, देखो इसमें क्या है, अगर 600 सेकंड में 10,000 चक्कर है तो फ्रीक्वेंसी होगा 10,000 बाई टोटल टाइम। टोटल मैंने कहा अगर टी टाइम में एक चक्कर है तो एक चक्कर को हमने टोटल टाइम से डिवाइड किया। सेम यहाँ पर जैसे पूरे चक्कर को टोटल टाइम से डिवाइड किया, वैसे ही एक चक्कर को टोटल टाइम से डिवाइड किया। मतलब सिंपल सा है कि आपको टोटल टाइम से को डिवाइड करना है चक्कर से, चक्कर को टोटल टाइम से डिवाइड करना है तो फ्रीक्वेंसी मिलेगा। क्या मिलेगा? फ्रीक्वेंसी। अब बेटा समझना, एक और बात बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, एक यूज़ होता है बार बार वर्ड, पहला फ्रीक्वेंसी, ध्यान दो, फ्रीक्वेंसी, दूसरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ध्यान दो, छोटी सी बात है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कंफ्यूजिंग है। देखो फ्रीक्वेंसी के लिए सिंबल आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, मैं तो एफ यूज़ कर रहा हूँ, बुक्स में ये यूज़ होता है न्यू, जो भी आप बोलते हो मैं एफ यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, तो मैं फ्रीक्वेंसी को एफ बोलूँगा। क्या बोलूँगा? तो मैंने बोला फ्रीक्वेंसी है 1/t, क्या है? 1/, और ऐसा यूनिट में हो गया है 1 सेकेंड, 1 तो सेकेंड -1 सेकेंड, और इसी को हम हर्ज बोलते हैं, पता ना आपको। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या हो गई? ठीक है। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें बेटा, ये क्या होता है? देखो इसको सिंबल देते हैं ओमेगा, क्या देते हैं? ओमेगा। अब यहां पर हम कुछ नहीं करते, जो भी फ्रीक्वेंसी होती है, जो भी फ्रीक्वेंसी, उसको एंगल से डिवाइड करते हैं, एंगल से, तो 2 पाई है, सॉरी मल्टीप्लाई करते, मैंने डिवाइड बोल दिया। जब एंगल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बन जाएगा? क्योंकि देखो कितनी देर एंगल बाद रिपीट कर रहा है, 2 पाई एंगल, कितने एंगल बाद? 2 पाई एंगल, तो हमने बोला इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोला इसको? इसकी भी यूनिट हम हर्ज ही लेते, क्या लेते हैं? हर्ज। बट याद करना, फ्रीक्वेंसी यूनिट हर्ज लेंगे, लेकिन बट अगर यही आपका हुआ कोई अलग टाइप का मोशन, रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन, तब बेटा इसकी जो यूनिट आती है ओमेगा की, वो होती है रेडियन पर सेकंड। क्या होती है? रेडियन पर सेकंड। यहाँ पर इसका नाम होता है एंगुलर वेलोसिटी। क्या नाम होता है इसका? एंगुलर वेलोसिटी। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई पक्का कोई दिक्कत तो नहीं, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? जब भी रोटेशनल मोशन होगा, क्या होगा? रोटेशनल, वहाँ पर ओमेगा को बोलेंगे हम एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन जब भी ऑसिलेटरी मोशन होगा तो जनरली क्या नाम देंगे इसका हम? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये एंगल से मल्टीप्लाइड है, एंगल से। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसकी यूनिट भी क्या होगी? हर्ज। उसकी यूनिट भी क्या है? हर्ज। लेकिन अगर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोशन की बात करेंगे तो रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? पक्का पक्का। यहाँ पर छोटी सी बात आप ध्यान रखना बेटा, इसी फॉर्मूले को देखो, अभी अभी हमने पढ़ा बेटा, इसी को एक्सटेंड कर रहे हैं कि ओमेगा अगर 2 पाई एफ है, 2 पाई एफ, तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, 2 पाई, और एफ का मतलब होता है 1/t। देखो एफ का मतलब क्या होता है? 1/,
तो ओमेगा के दो फॉर्मूले मैं कंक्लूजन में दे रहा हूं आपको, जो हम बार बार यूज करेंगे, इसको याद कर लेना। याद का मतलब याद बेटा, एक तो हो गया 2 पाई एफ 2 पाई, और दूसरा आपको याद करना है 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी। और ये कोई टी कौन सा, ये टी एक चक्कर का टाइम, एक चक्कर का टाइम, ये वाला टी कोई अलग सा टी नहीं है। एक चक्कर में कितना टाइम लगा, एक चक्कर में ध्यान रखना, एक चक्कर का टाइम है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक चक्कर का टाइम है ये, एक चक्कर का टाइम। मैंने ड्राइव ऐसे करवाया था कि टी सेकंड लगे हैं एक चक्कर में, तो ध्यान रखना 2 पाई बाई टी हो गया, एक चक्कर का टाइम हो गया, ओमेगा हो गया। एवरीथिंग इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। सो अब बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलो लिखो। सो अगर आप फ्रीक्वेंसी समझ गए हैं और एंगुलर फ्रीक्वेंसी समझ गए, एंगुलर वेलोसिटी समझ गए, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान दें तो यार फ्रीक्वेंसी का फील तो समझ में आता है हल्का हल्का, कि फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कि एक सेकंड में कितने चक्कर काट रहा है। अगर कोई बोले कि भाई मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत, तो आप क्या समझोगे, वो रिपीट ज़्यादा कर रहा है, वो रिपीट। कोई बंदा कहता है यार मेरे खाना खाने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मतलब वो खाना ज़्यादा देर बाद मतलब बार बार खा रहा है। कोई बंदा कहता है कि मेरी इस चीज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। आमतौर पर सुना ना आप लोगों ने कि मेरी भाई इस चीज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि वो ज़्यादा चक्कर काट रहा है, ज़्यादा रिपीट कर रहा है, ज़्यादा रिपीट कर रहा है। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ बेटा कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो आप क्या समझोगे मन के अंदर, ध्यान दो। आप फ्रीक्वेंसी मोर मीन्स मोर नंबर ऑफ ऑसिलेशन या मोर नंबर ऑफ चक्कर, मोर नंबर ऑफ चक्कर। क्या बात समझ में आ गया? मैं बोलूंगा या रिपीटेशन, मोर नंबर ऑफ रिपीटेशन। इफ द फ्रीक्वेंसी इज मोर, आप क्या समझोगे, मोर नंबर ऑफ रिपीटेशन। तो ये वाली कहानी आपने लिख ली होगी, मैं उम्मीद करता हूं, और उम्मीद करते करते आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटी सी बात को समझना। आपने जनरली सुना होगा कि सर ऑसिलेटरी मोशन समझ में आ गया, पर सर एक और टर्म तो होता है वाइब्रेशन होता है ना। तो ये वाइब्रेशन वाला कौन सा मोशन है? ऑसिलेटरी में भी ये हो रहा है, वाइब्रेशन में भी यही होता है। तो सर डिफरेंस क्या है दोनों में? सर डिफरेंस क्या है दोनों में? जो ऑसिलेटरी भी यही है, वाइब्रेटरी भी यही है, तो दोनों में डिफरेंस तो होगा ना कुछ, तभी तो नाम अलग यूज़ करते। बेटा घर में दो बेटे हैं, दोनों का नाम अलग रखते हैं ना, दोनों अलग है, दोनों क्या है, अलग। तो अगर फिजिक्स में दो है चीज़ और नाम अलग है तो दोनों में डिफरेंस तो होगा, दोनों में डिफरेंस तो होगा। तो वही हम देखने वाले हैं बेटा कि क्या होता है ऑसिलेटरी मोशन और क्या होता है वाइब्रेटरी मोशन, या दोनों में डिफरेंस क्या है। ऑसिलेशन में और वाइब्रेशन में डिफरेंस क्या है, ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में डिफरेंस क्या है, तो समझ जाना। देखो बेटा, जब फ्रीक्वेंसी ठीक ठाक हो या कम हो, जनरली क्या बोल देते हैं हम, कम हो, तो वो ऑसिलेटरी कहलाता है। और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, काफ़ी क्या हो, तो कहलाता है वाइब्रेशन। क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब है रिपीट बहुत जल्दी कर रहा है, रिपीट बहुत फास्ट तरीके से कर रहा है, रिपीटेशन इज़ वेरी फास्ट, तो देखो इसे बोलेंगे वाइब्रेशन। जैसे कि स्केल लो, एक स्केल लो स्टील का, उसे एक यहाँ से पकड़ लो, ऐसे छोड़, ऐसे साइड से ऐसे कर दो, वो वाइब्रेट करेगा। क्या करेगा? एक कंचे को ऐसे ज़मीन पर रख दोगे तो थोड़ी देर के लिए ऐसे वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट क्यों कर रहा है? चक्कर काटने का बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, मतलब सिंपल बोले तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी बहुत, यानी कि ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेशनल मोशन दोनों एक ही बात है, दोनों में माइनर सा फ़र्क है। और माइनर सा फ़र्क क्या है? एक में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और एक में फ्रीक्वेंसी कम होती है। क्या बात समझ में आ गया? तो हम लिखेंगे बेटा बोथ आर इक्वल। बोथ क्या है? दोनों एक ही बात है। तो ऑसिलेटरी मोशन, क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑसिलेटरी मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन, क्या बोल रहा हूँ मैं, वाइब्रेशनल मोशन इज सेम बट oscillatory motion becomes vibrational motion, क्या, vibrational motion when frequency is high, frequency is high। अगर फ्रीक्वेंसी हाई हो गया तो टाइम पीरियड लो, इन्वर्स होता है ना, इन्वर्स। व्हेन फ्रीक्वेंसी इज हाई टाइम पीरियड इज, दोनों इन्वर्सली होते हैं, ठीक है ना।
तो फ्रीक्वेंसी इज हाई। बात समझ में आ गया? जो फ्रीक्वेंसी हाई होगा तो जो हमारा ऑसिलेटरी मोशन है बिकम्स वाइब्रेशनल मोशन व्हेन फ्रीक्वेंसी इज हाई। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप ये लिख लोगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक नोट करेंगे। बेटा जैसे जैसे हम टॉपिक्स को समझते जा रहे हैं, अब चैप्टर में डीप जाने का समय आ गया है। अब चैप्टर हमारा काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा हमें, क्योंकि हम बेसिक टर्म्स को समझ चुके हैं। मैं चाहूँगा आप फोकस्ड रहो, अच्छे से ध्यान से लेक्चर को देखो, जितने भी देख रहे हो अच्छे से। ये नहीं कि तुम उधर बात कर रहे हो, उधर बात कर रहे हो, ये काम कर रहे हो, नहीं। दोस्तों से बात बिल्कुल नहीं करना है। जो सुन रहे हो दिमाग में फिट करो, यही काम आएगा और कुछ काम नहीं आने वाला। आगे देखो बेटा, जब हम ये समझ गए तब हम ऐसी बातें करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक मोशन। लेकिन सबको पता होगा कि हाँ हार्मोनिक मोशन, पर हार्मोनिक वर्ड का मतलब नहीं पता होगा। बताओ हार्मोनिक वर्ड का मतलब पता लग रहा है तुम्हें? ये कहीं ना कहीं हारमोनियम से मिलता है। हारमोनियम सुना है? देखो अगर मैं हारमोनियम की बात करूं, ध्यान दो, हारमोनियम देखो, हारमोनियम वर्ड या हार्मोनिक वर्ड एक जैसा ही है। देखो ध्यान दो, दोनों में सिमिलरिटीज दिखाई देगी आपको। सुनो ध्यान से, हारमोनियम के अंदर क्या होता है, ध्यान दो सारे बच्चे। सारे गामा, क्या दोबारा कौन सा आएगा? सा। दोबारा सा। सारे गामा पाधा नी सा, सारे गामा पाधा नी सा, सारे गामा पाधा नी सा। यानी कि समझ पा रहे हो? रिपीटेशन क्या हो रहा है यहाँ पर? इसीलिए इस चैप्टर में वर्ड यूज करेंगे हम हारमोनियम या हार्मोनिक, क्योंकि जैसे हारमोनियम में सारे गामा पाधा नी सा होता है, फिर रिपीट होता है। क्या होता है? क्या रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है? तो बोलोगे हाँ। यानी जहां पर भी रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होता है वहां वर्ड यूज करते हैं हार्मोनिक। क्या यूज करते हैं? जैसे हारमोनियम में हार्मोनिक यूज कर लिया हमने, वैसे ही संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, फिर 7 दिन बाद मंडे, फिर मंडे, तो भी क्या है? हार्मोनिक। क्या है? 1 2 3 4 5 30। हम 30 दिन का मान रहे। कितने दिन का मान रहे? तो 30 के बाद दोबारा 1, फिर हार्मोनिक, फिर 30 के बाद दोबारा 1, फिर हार्मोनिक। बात समझ पा रहे हो? मैंने क्या रिपीट किया कि 30 का दिन मान रहे हैं। मुझे नहीं पता कि 28 भी होता है, 31 भी होता है। कदो अब दोबारा देखो, दोबारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फिर हार्मोनिक। फिर क्या हो गया? हार्मोनिक। तो जब मैं इस चैप्टर में यूज करूंगा हार्मोनिक मोशन, तो आप फील कर पाओगे कि सर ने हार्मोनिक वर्ड क्यों लगाया है। सर ने हार्मोनिक वर्ड क्योंकि यहाँ पर रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या बात समझ में आ रहा है? तो हम बोलेंगे बेटा ये जो हार्मोनिक वर्ड है वो हार्मोनिक वर्ड इस्तेमाल ही क्यों करते हैं? जब रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीटेशन हो, क्या हो? रिपीटेशन हो। क्या बात समझ पा रहे हो आप लोग? जब भी रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीटेशन होगा तो हम वर्ड क्या यूज करते हैं? हार्मोनिक। क्या यूज करते हैं? तो अगर मैं आपसे बोलूं सर कुछ एग्जाम्पल बताइए, तो आप बोलोगे सर डेज, जितने भी है 1 2 30 तक, 30 के बाद दोबारा 1, जो भी दिन है हमारे, ठीक है ना? तो ये भी हार्मोनिक है। क्या है? हमारे डेली के दिन भी हार्मोनिक है। कैसे? क्या 2 रिपीट करेगा खुद को, 30 दिन बाद 2 खुद को रिपीट करेगा, 3 भी खुद को, 4 भी खुद को, तो हार्मोनिक। और वीकडेज संडे मंडे वाली बात करें, संडे मंडे, ट्यूसडे वेडनेसडे रिपीट, ये भी हार्मोनिक। क्या ये? जनवरी फरवरी, ये भी सारे क्या है? हार्मोनिक। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलो नोट करो फटाफट। देखो हार्मोनिक वर्ड का मतलब समझ लिया। अगर मैं अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए कुछ और प्यारी प्यारी बातें करूं जिससे आप चैप्टर में अच्छा फील करोगे। कैसा फील करोगे? अच्छा। क्योंकि एकदम से मैं फ्यूचर में बोल दूंगा देखो भाई y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल डूइंग व्हाट? रिपीटेशन, ऑसिलेशन, या वो कर रहा है SHM हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसकी इक्वेशन है, तुम हिल जाओगे।
तुम बोलोगे कोई पार्टिकल ऐसे ऐसे कर रहा है, उसकी इक्वेशन ये कैसे बन गई, तुम्हें अजीब सा लगेगा। कैसा लगेगा? तुम पहचान नहीं पाओगे, अडेप्ट नहीं कर पाओगे। उसके पीछे एक ही लॉजिक है, ठीक है ना, कि तुम्हें बेसिक नहीं पता। अब बेसिक समझो। बेसिक ये है बेटा कि जब मैंने साइन को देखा, किसको देखा, तो साइन भी हार्मोनिक है। कैसे? अब रिपीट करेगा। साइन कैसा फंक्शन है? हार्मोनिक। देखो जो साइन थीटा है, ये साइन थीटा मैं बोलूं तो देखो अगर एंगल पुट करो ग्राफ ऐसा बनता है ग्राफ। अरे साइन का ग्राफ सब जानते हैं। फिर हार्मोनिक है, रिपीट कर रहा है, फिर रिपीट कर रहा है। हर 0 से लेके 2 पाई एंगल के बाद क्या साइन रिपीट करता है? हाँ जी। रेगुलर इंटरवल के बाद साइन रिपीट, तो साइन रिपीट कर रहा है, साइन यानी ये कैसा है? हार्मोनिक। कैसा है? कॉस भी हार्मोनिक है। देखो कॉस भी रिपीट करेगा। देखो कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, कॉस का, कॉस भी रिपीट करता है। देखो चलता रहेगा, रिपीट करता रहेगा, रिपीट। देखो यहां से स्टार्ट किया, दोबारा यहां से स्टार्ट कर रहा है, फिर आगे भी रिपीट। यानी कि साइन भी हार्मोनिक, कॉस भी हार्मोनिक। समझ पा रहे मेरी बात को? अगर साइन और कॉस का इक्वेशन हम लिख सकते हैं ना, साइन थीटा लिखते हैं। साइन और कॉस का इक्वेशन लिखते हैं ना हम, साइन थीटा कॉस थीटा। और साइन हार्मोनिक है। साइन क्या है? कॉस भी हार्मोनिक है। मतलब अगर कोई बंदा हार्मोनिक मोशन करेगा तो उसका भी साइन कॉस में लिख सकते हैं, उसका भी साइन और कॉस में, क्योंकि साइन थीटा भी हार्मोनिक हो गया, कॉस थीटा भी क्या हो गया। और कोई बंदा मोशन करे तो हम साइन से रिलेट कर देंगे, कॉस से रिलेट कर देंगे, क्योंकि बंदा भी हार्मोनिक है। बंदा भी क्या है? कोई दिक्कत है क्या? इसीलिए फ्यूचर में हम ऐसे वर्ड यूज क्या करेंगे, साइन थीटा y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। लो भाई किसकी इक्वेशन है सर? तो हार्मोनिक की। तो मन में चल रहा है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है कि अच्छा कि हार्मोनिक अगर साइन था तो ये बंदा भी मोशन कर रहा है, तो इसका भी इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं साइन के टर्म में। ये किसी बॉक्स का हो सकता है, किसी पार्टिकल का हो सकता है, किसी इंसान का हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो साइन वाला कर रहा है वही तो इंसान कर रहा है। बात समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहाँ से मैं कुछ बातें लिखूंगा मैं कि देखो बेटा, जैसे 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 साइन और कॉस, क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे साइन साइन लिख रहा हूँ यहाँ पर, साइन एंड कॉस, साइन एंड कॉस हार्मोनिक है। कैसे है? हार्मोनिक, हार्मोनिक है, ठीक है ना। तो हम हार्मोनिक मोशन को, तो इसलिए हम हार्मोनिक मोशन को साइन और कॉस के टर्म में लिखा करते हैं जनरली। मोशन को साइन एंड कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या लिख सकते हैं, कॉस के फॉर्म में लिखते हैं, कि फॉर्म में लिखते हैं। देखो तुम्हारे लेवल पे इतना एक्यूरेट समझाना ठीक है, इतना ठीक ठाक है, बहुत डिटेल में नहीं, बहुत एक्यूरेट भी होना नहीं पड़ता। कई बार 11th-12th लेवल पे हमें बहुत एक्यूरेट या बहुत डीप या बहुत एक्यूरेट वर्ड यूज़ नहीं करना पड़ता। तो ऊपर ऊपर से लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, लेकिन आपको समझ में आएगा। क्या बात समझ पा रहे हो? तो हमने क्या बोला, इसलिए हम हार्मोनिक मोशन को साइन एंड या कॉस के फॉर्म में लिखेंगे। क्या बात समझ पा रहे हो? तो देखो जैसे साइन और कॉस हार्मोनिक है। कैसे है? हार्मोनिक है, इसलिए हम हार्मोनिक मोशन को साइन और कॉस के फॉर्म में लिखा करेंगे फ्यूचर में। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आज तक जो बेस्ट इक्वेशन है हमारे पास, अभी लिख रहा हूं मैं, जो बेस्ट इक्वेशन हमें मिला है हार्मोनिक मोशन का, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, अभी भूल जाओ क्या है ये। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्या आप इन सबको नोट कर लोगे अच्छे से? फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो प्यारे बच्चों, हमने जाना, देखो इक्वेशन को भी समझना ही नहीं था। मैंने तो ऐसा लिखा कि फ्यूचर में ऐसा लिखा दिखेगा तो तुम हिल जाओगे कि भाई एक पार्टिकल ऐसे ऐसे कर रहा है तो साइन कहाँ से आ गया। तुम बोलेंगे भाई जैसे साइन रिपीट करता है वैसे पार्टिकल भी रिपीट कर रहा है, तो हम रिलेट कर दे रहे हल्का सा। अब कहानी ये है कि आपने ये सब बता दिया, ठीक है, आगे क्या? आगे क्या? तो आगे जो भी बातें हम करेंगे अब हम वो समझना अच्छे से, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आज से न्यूमेरिकल वाला सेशन स्टार्ट होगा। न्यूमेरिकल्स वाले टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, थोड़े से डिफ़िकल्ट है, थोड़े से आसान है। आसान कब है? जब आप देखोगे, अच्छे से समझोगे, ठीक है। मुश्किल कब है? जब आप अपने ध्यान को कहीं और ले जाओगे, यहाँ फोकस नहीं रहोगे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, फोकस चाहिए, फोकस चाहिए। अब ध्यान दो। तो हमने बोला देखो भाई, इक्वेशन ऑफ, क्या बोल रहा हूँ मैं, इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोल रहा हूँ मैं? ऑसिलेटरी मोशन।
ठीक है। तो ऑसिलेटरी का इक्वेशन देखो, ऑसिलेटरी मोशन का इक्वेशन कैसा होता है, मोशन इक्वेशन देखो, बोला गया देखो भाई F इजिकल टू माइनस के एक्स, क्या बोला गया समझना। अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे, ये बस छोटी सी बात है, x क्या है बताऊंगा, f क्या है बताऊंगा, बस समझते रहो बस, उसकी पावर n। और बोला गया ठीक है ये रहेगा ऑसिलेटरी मोशन का इक्वेशन, ऑसिलेटरी मोशन का ये इक्वेशन बना है कैसे समझना। बोला गया कि मान लो, अभी मैं बहुत रफ एग्जांपल ले रहा हूँ, नॉट डैट मच एक्यूरेट, ठीक है समझ लेना, रफ एग्जांपल है। अगर आपने इसको इस तरफ फोर्स लगाया, इस तरफ फोर्स लगाया और फोर्स को छोड़ दिया, फोर्स को, अगर स्प्रिंग के हिसाब से चल रहे हैं हम, फोर्स को, ये कोई कांस्टेंट है, के क्या है एनी कांस्टेंट, अभी कांस्टेंट है अभी, अगर स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग कांस्टेंट बन जाएगा ये, चलो छोड़ो अभी। तो ये देखो ये जो एफ है उसको लगा के हमने छोड़ दिया तो आगे, जैसे फोर्स लगाया तो आगे गया, अब आगे गया तो उस टाइम पर क्या हो रहा होगा, पीछे लाने के लिए एक फोर्स पैदा हुआ होगा, एक फोर्स पैदा होगा जो रीस्टोर करेगा, क्या करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स। अब समझना इस बात को, अब जो रीस्टोरिंग फोर्स, जैसे आप खींचना स्टार्ट करोगे, आपने इसको हल्का सा खींचना स्टार्ट किया, उसी टाइम रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होना स्टार्ट हो जाएगा। आप खींचोगे स्प्रिंग आपको खींचना स्टार्ट करेगा। तो देखो रीस्टोरिंग फोर्स किस तरफ है, पीछे इस तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, आगे। पार्टिकल को आप आगे ले जा रहे हो और रीस्टोरिंग फोर्स किस तरफ है, पीछे, इसलिए माइनस साइन आया। क्या आया, एक्स क्या है, जो भी डिस्प्लेस किया, जो भी आपने डिस्प्लेस किया, जो भी मान लो आपने इसको डिस्प्लेस किया, जो भी आपने इसको डिस्प्लेस किया, और के क्या है, कोई कांस्टेंट है, क्या है, जनरल भाषा में बात करें तो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, माइनस कि भाई रीस्टोरिंग फोर्स पीछे लगेगा और एक्स किस तरफ है, आगे। अभी फील नहीं आएगा मुझे पता है, अभी फील नहीं आएगा मुझे पता है, रुको वेट करो। मैंने कहा F इजिकल टू माइनस के एक्स की पावर n, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ऑसिलेटरी मोशन का इक्वेशन। पर अगर यहाँ पर समझना, यहीं से गेम स्टार्ट होता है, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, ध्यान रखना, गेम यहीं से स्टार्ट होगा। अगर इफ n की वैल्यू सबसे छोटा वाला ले ले 1, कितना ले ले, तो ये बन जाएगा F इजिकल टू माइनस के एक्स की पावर 1, और इसका नाम रख देंगे हम, बड़ा सिंपल केस है ना ये, 1 लिया आपने, 3 नहीं लिया आपने, 5 नहीं लिया, 7 नहीं लिया आपने, 1 लिया, क्या लिया, तो इसको बोले आज से कि सिंपल, सबसे सिंपल हार्मोनिक मोशन, सबसे सिंपल केस है, सबसे। आप पावर 7 लेके कर लो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, पावर 11 लेके कर लो, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सबसे सिंपल क्या लिया, 1, तो कहलाता है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं आप, क्योंकि n की वैल्यू क्या ली हमने, 1, कि जो ऑसिलेटरी मोशन की इक्वेशन है जिसमें ये वाला होगा, मान लो रीस्टोरिंग फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, अगर डिस्प्लेसमेंट की पावर 1 हो जाए, पावर कितना हो जाए, तो इस टाइप का मोशन को बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक। क्या बात समझ में आ रही है, अभी फील आएगा ये इक्वेशन कैसा है, क्या नहीं है, कब सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, कब नहीं होगा, फील आएगा, टाइम तो दो। तो अभी मैंने क्या बोला, अभी बस आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई देखो ये इक्वेशन होता है, अगर इक्वेशन के अंदर 1 लिख दिया तो बन जाएगा इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये कहलाएगा इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक क्यों रिपीट हो रहा ना, हार्मोनिक मोशन, तो इसी को बोलते हैं हम SHM, क्या बोलते हैं, SHM इज वेरी फेमस वर्ड, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू एनीवन, चलो नोट डाउन करो बेटा। अभी हमने सिर्फ टच किया है सिंपल हार्मोनिक मोशन को, कुछ भी नहीं जानते हम। अब इसको हम ना प्रूफ करेंगे कि सर ये क्या है, आपने F इजिकल टू माइनस के एक्स लिख दिया, इसमें क्या क्या बातें समझ में आती है। देखो समझ में क्या क्या बातें आती है कि देखो भाई जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो SHM की कंडीशन क्या है, की कंडीशन तो इक्वेशन से पता लग रहा है, इक्वेशन से पता लग रहा है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है, क्या बोल रहा हूँ मैं, रीस्टोरिंग फोर्स should be opposite to displacement, to the displacement। अगर देखो इक्वेशन कह रहा है दिस इज अ इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि जो भी रीस्टोरिंग फोर्स होगा, जो रीस्टोर करेगा, क्या करेगा, अरे रीस्टोर करेगा तभी तो ऐसे ऐसे होगा आगे पीछे, तो रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होना चाहिए तभी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, अदरवाइज। और ये हम प्रूफ करवाते हैं, देखो हम सिंपल पेंडुलम लेके प्रूफ करवाएंगे, क्या लेंगे, सिंपल पेंडुलम। एग्जांपल देखो बेटा, हमने लिया एक सिंपल पेंडुलम, क्या लिया, बिल्कुल बहुत ही सिंपल पेंडुलम है, उसको यहाँ पे लटकाया, यहाँ पे लटकाया
थोड़ी देर बाद ये बच्चों मान लो यहाँ चला गया कहीं किसी डिस्टेंस। मेरे प्यारे बच्चों देखो, अगर यहाँ पर एंगल थीटा, एंगल क्या है? तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे एक्स और वाई एक्सिस बनाऊँ, एक्स एंड वाई एक्सिस बनाऊँ, तो देखना क्या होगा, बॉल ऊपर जा चुका है, बॉल वहाँ जा चुका है, तो ये वाला एंगल थीटा है। समझना, अगर मैं बोलूँ नीचे यहाँ पर देखो, अगर इसका मास है, मास क्या है, तो यहाँ पर mg होगा, क्या होगा? mg होगा या नहीं होगा? अब ध्यान से समझना, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ तो आप फील कर पाओगे ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या हो गया? थीटा। अगर ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल क्या होगा? देखो, जिसको नहीं आ रहा मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, ये सारे बेसिक्स वाली बातें हैं, ठीक है, 9th 10th की बातें हैं। देखो मैंने एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ किया, इसको आगे बढ़ाया ताकि एंगल क्या मिल जाए मुझे? थीटा। अगर ये देखो समझना, अगर कभी ऐसा हो कभी कि इधर लिखा हो mg, क्या लिखा हो? mg, और यहाँ पर लिखा हो थीटा, तो थीटा के बगल वाला होता है mg cos थीटा, और mg cos थीटा के जस्ट परपेंडिकुलर होता है mg sin थीटा। ये 100 बार, 1 लाख बार, 2 लाख बार हम कर चुके हैं। अब बात को समझना, अगर ये mg है तो इसके बगल का कहलाएगा mg cos थीटा, और इसके जस्ट ऊपर कहलाएगा mg sin थीटा। और आप जान के चौंक जाओगे कि जब बॉल ऐसे जाएगा तो उसका कौन सा फोर्स लेके पीछे आएगा? mg sin थीटा, mg। तो क्या आपने बॉल को इस तरफ किया था और फोर्स इस तरफ लग रहा है? इसका मतलब यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, यानी कि पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन कर सकता है, क्योंकि फोर्स इज रीस्टोरिंग फोर्स, जो रीस्टोर करेगा दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, बात समझ में आ गया? डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज द केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम बोलेंगे देखो भाई, एज रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? mg sin थीटा, mg sin थीटा is opposite to displacement, so it is the case of simple harmonic motion। अदरवाइज इसको अब समझ में आ रहा है बात कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या होना चाहिए? रीस्टोरिंग फोर्स अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। तो वही है यहाँ पर, क्या है? k सम कांस्टेंट है। तो देखो आ गया ना, फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आ गया ना। तो जब भी ऐसा प्रूफ होगा तो हम बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, अदरवाइज सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं बोलेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है हमें समझ में, ओके लाइट, हाँ ठीक हो गया। सुनो बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में हम थोड़ा जान गए। अब बात करते हैं, ध्यान दो इधर सारे बच्चे। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसको समझना बहुत आसान हो जाता है अगर उसको हम सर्कुलर मोशन से समझें या सर्कुलर मोशन से रिपीट करें। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स अगर हम नॉर्मल तरीके से समझें, इंटीग्रेशन मेथड से समझें तो, लेकिन सिंपल हो जाता है जब हम उसको सर्कुलर मोशन से समझते हैं। मैं आपको बेस्ट मेथड बता रहा हूँ, बेस्ट तरीका, उसको ध्यान से समझना, ठीक है? बहुत बेस्ट है ये। जो भी बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, कुछ भी कर रहे हो, ध्यान देना स्टार्ट कर दो, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले समझना, मैं कह रहा हूँ एक सर्कल है, क्या है? एक सर्कल। आप सब बच्चों को देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। सर्कल है, क्या है बेटा ये? अब इस सर्कल में कुछ बातों को हम पहले डिफाइन करते हैं। इस सर्कल में कुछ बातों को डिफाइन करते देखो, इसका जो रेडियस है वो a है, मान लो क्या है? मैं कैपिटल A लेके चलूँगा, मेरे को अच्छा लगता है कैपिटल A, ठीक है? कैपिटल A इज़ द रेडियस, क्या हो गया? तो ये भी क्या हुआ? कैपिटल A, क्या होगा? ये कैपिटल A। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब बात को समझना बेटा। अब मैं ये मानता हूँ, देखो ना, अभी थोड़ी एक बार में नहीं आएगा, पहली बात तो ध्यान दो। मैं मानता हूँ कि ये है जीरो पोजीशन, क्या है? ये बिल्कुल जीरो पोजीशन, ये जीरो है, बिल्कुल हम सेंटर पे बैठे हुए जीरो है, क्या ये? अगर मैं आपसे बोलूँ कि पार्टिकल मान लो सर्कल में यहाँ से चलेगा ना, अरे अंदर तो खाली होता है ना, सर्कल यहाँ से चलेगा, यहाँ से, तो सर्कल की फ़ोटो आपको कहाँ दिखाई देगी? मतलब अगर मान लो कोई बंदा है तो उस बंदे का इमेज कहाँ पर होगा? इमेज होगा लाल वाला, कौन होगा? रेड इज़ द इमेज ऑफ बंदा। रेड क्या है? जो रेड है इमेज है, क्या है? इमेज ऑफ पार्टिकल, इमेज ऑफ पार्टिकल। जो भी बंदा है, जो भी पार्टिकल है जो सर्कल में घूम रहा है, उसका इमेज है रेड। और ब्लू वाला हम क्या मान रहे हैं? बंदा। तो मानो जब ये सर्कुलर मोशन में ये यहाँ बढ़ गया तो उसकी परछाई कहाँ पर आ जाएगी? मान लो उसकी परछाई यहाँ आएगी। जब ब्लू वाला हमारा बेटा, क्या बोल रहा हूँ मैं,
ब्लू वाला हमारा यहाँ पहुँचा तो रेड कहाँ पहुँचा? जब ब्लू वाला यहाँ पहुँचा तो रेड यहाँ आएगा कहीं, जब ब्लू यहाँ तो रेड भी, जब ब्लू यहाँ तो रेड भी। क्या बात समझ पा रहे हो? अब देखना आगे, जब ये ब्लू वाला बंदा आगे यहाँ जाएगा, ब्लू यहाँ गया, चलो यहाँ लेते हैं यहाँ, तो रेड कहाँ पर आएगा? यहाँ। जब ब्लू यहाँ पर आया तो रेड कहाँ पर आएगा? यहाँ। जब ब्लू यहाँ पर गया रेड कहाँ पर आएगा? यहाँ। जब ब्लू यहाँ पे तो रेड यहाँ। तुम फील कर पा रहे क्या हो रहा है कि एक बंदा सर्कल में घूम रहा है तो दूसरा बंदा ऊपर गया नीचे आ गया। बात समझ पा रहे हो? तो जब एक बंदा सर्कल में है तो दूसरा बंदा सिंपल हार्मोनिक मोशन में या ऑसिलेशन में। देखो जब वो ऐसे जा रहा है तो ऊपर जा रहा है, ठीक है, जब वो लौट रहा है तो वो नीचे आ रहा है। तो बताओ, अगर सर्कुलर मोशन के बारे में हमें सब कुछ पता है, सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी पता है, सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड पता है, सर्कुलर मोशन में फ्रीक्वेंसी पता है, सर्कुलर मोशन में सब कुछ पता है, तो जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है उसके सामने वाला बंदा ऑसिलेशन वाला मोशन कर रहा है। मतलब जितने पार्टिकल में, जितने टाइम में सर्कल कंप्लीट होगा उतना ही टाइम में। तो कितना आसान हो गया। हम सॉल्यूशन करेंगे सर्कल के लिए और आंसर आएगा, हम सॉल्यूशन करेंगे सर्कल के लिए, आंसर किसके लिए आएगा? उसने बोला कि भाई ऑसिलेशन वाला पार्टिकल कहाँ पर है, तो तुम किसको देखोगे? सर्कल वाला पार्टिकल कहाँ पर है। वो बोलेगा भाई ऑसिलेशन वाला पार्टिकल का टाइम बताओ, कितने टाइम में लौटेगा, तुम सर्कल का टाइम निकालोगे। तो थिंग्स बिकम्स ईजी, थिंग्स बिकम्स। अगर हम रिलेट करते हैं किसको? सर्कुलर मोशन को ऑसिलेशन वाले मोशन से या हार्मोनिक मोशन से। क्या बात समझ में आ रहा है? आगे देखो, कंटिन्यू करते हैं। आगे मैंने कहा सर देखो, अगर हमारा ब्लू पार्टिकल यहाँ तो रेड पार्टिकल यहाँ, फिर आगे क्या होगा? जब ब्लू यहाँ लौटेगा तो रेड, ब्लू यहाँ तो रेड, अरे ब्लू यहाँ क्या हो रहा है ये? समझ में आ रहा है? जब ब्लू यहाँ पे तो रेड यहाँ पे, फिर ब्लू यहाँ पे तो रेड। अरे धोखा दे दिया इसने। बात समझ में आया? तो क्या खेल समझ में आ रहा है? तो जब वो लौट रहा होगा तो वो नीचे जा रहा होगा। अब दोबारा देखो, जब ब्लू यहाँ पे तो रेड लौट रहा है, ब्लू यहाँ पे रॉड, रेड, रॉड नहीं रेड, यानी समझो इसको देखना, दोनों सेम, दोनों सेम। जब ये ऊपर, जब ये सर्कल में है तो ये ऊपर जा रहा है, मिल गए। फिर ये घूम रहा है तो ये नीचे, ये ऐसे घूम रहा है सर्कल में ऐसे तो ये नीचे, फिर नीचे तो ये और नीचे, फिर जब सर्कल घूमेगा तो ये ऊपर, तो सर्कल ऑसिलेशन, सर्कल होगा तो ऑसिलेशन। देखो सर्कल तो ये ऑसिलेशन। क्या बात समझ पा रहे हो? तो क्या हम इससे पढ़े तो इजी हो जाएगा। जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में करेगा वो सेम चीज़ें, मतलब जितना टाइम उसका होगा उतना ही टाइम इसका, जितनी वेलोसिटी उसकी उतनी वेलोसिटी इसकी, जितनी डिस्प्लेसमेंट इसकी उतनी डिस्प्लेसमेंट इसकी, जितनी फ्रीक्वेंसी उतनी उसकी उतनी फ्रीक्वेंसी। तो हम सारी कैलकुलेशन किसके लिए करेंगे? सर्कुलर मोशन के लिए, और आंसर किस लिए निकलेगा? ऑसिलेटरी मोशन के लिए। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो एक चीज़ लिखो, जैसे भी लिख सकते हो, हिंदी इंग्लिश जैसे में भी, कि वी विल रिप्लेस और वी विल कोरिलेट, वी विल रिलेट, ठीक है ना, वी विल रिलेट सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ, वी विल रिलेट सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ सर्कुलर मोशन, विथ सर्कुलर मोशन, वी विल रिलेट सर्कुलर मोशन विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन, या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ सर्कुलर मोशन, because we will do calculation for circular motion and solution will come out for simple harmonic motion, solution will come out for simple harmonic motion। तो इस प्रकार से चैप्टर बहुत इजी हो गया। मैक्स टू मैक्स 2 क्लास में आपका चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।